हेलो बच्चावाड़ी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और 12th क्लास का लास्ट चैप्टर इन वन शॉट। बेटा इतना प्यारा पीपीटी बनाया ना, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए ना कि सेमीकंडक्टर में से बाहर कुछ नहीं आने वाला। मेरे बच्चे, आप इस पूरे नोट्स को पढ़ो और इससे ज्यादा बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर में से बाहर कुछ नहीं आ रहा। जो जो इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है सारे के सारे इसके अंदर है, इस वीडियो के अंदर। तो चलो यार, बिना देर के हुए आपको वीडियोस दिखाते हैं और पीपीटीज दिखाते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। सर एक बात बताओ, ये पीपीटी मिलेगी कहां आपकी? ये जो भी पीडीएफ है वो कहां मिलेगी? आप जाइए आरपी फिजिक्स ऐप डाउनलोड करिए, वहां ये सारी पीपीटी मिल जाएगी और सारे पीडीएफ्स और सारे लेक्चर्स वहां पे भी अपलोडेड हैं। मेरे बच्चे के पास क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर है क्या। अगर मेरे बच्चे में सेमीकंडक्टर लिखो, सेमी प्लस कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का मतलब है, सेमी का मतलब हाफ और कंडक्टर यू नो वेरिएबल अबाउट, यानी जिसके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर। यानी ये हाफ करंट पास करता है क्या सर? मैं कह रहा हूं हाफ करंट नहीं, पूरा करंट पास करेगा। बट इसके अंदर एक बिहेवियर है कि ये कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसीलिए कहते हैं इसे हाफ कंडक्टर। मींस व्हाट? इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। यानी कंडक्टर तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही सकते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी उन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज लाई करती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हाफ कंडक्टर यानी सेमी कंडक्टर। तो बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन, अब सर डेफिनेशन भी बता दो सेमीकंडक्टर की। मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड whose conductivity can be controlled by temperature। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सर ये कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पर मैं अभी सारी बातें नहीं बताऊंगा, एक एक करके देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करेगा। ये जो यूज लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और बाय एडिंग इंप्योरिटीज, इनसे इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल्ड होती है। यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किससे कंट्रोल हो रही है? टेम्परेचर से भी कंट्रोल होती है। टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से उसमें कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, साथ में लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंप्योरिटीज ऐड करने से इस पे फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमें सब पता चलता जाएगा कि कैसे वैरी कर रहा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड ये बिलोंग करता है 14 ग्रुप एलिमेंट से। क्या है मेरे बच्चे? इट बिलोंग्स फ्रॉम 14 ग्रुप एलिमेंट। ये 14 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। अब 14 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा वो मैं आपको एक एक करके चीजें बता दूंगा, ठीक है? अभी इतनी जल्दी मत जाइए, पर मेरे बच्चों को पहले ये बताओ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये 14 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल्ड हो सकती है लाइट से, टेम्परेचर से, इंप्योरिटीज ऐड करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सेट्रा। तो आइए जरा देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या है सेमीकंडक्टर के। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तो पूरे चैप्टर में घूमेंगे। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मूड है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशंस। उसके बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर को कैसे क्लासिफाई करें, मटेरियल वाइज कैसे क्लासिफाई करें। तो सेमीकंडक्टर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक एलिमेंटल बेसिस पे और एक कंपाउंड बेसिस पे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एक प्योर एलिमेंट यानी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का जो 14 ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं।
तो क्या है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर? एक ऐसे सेमीकंडक्टर्स है जो सिंगल एलिमेंट से बनाए गए हैं और वो कहां पर होते हैं? 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, वो 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। बट अगर वहीं पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, सक्षम पानी दियो। सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है मेरे बच्चे? जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि दो तरीके से होता है, दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो देखो बेटा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है किससे फॉर्म होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यूजुअली ग्रुप 3 और ग्रुप 5 और ग्रुप 2 के एलिमेंट से और ग्रुप 6 के एलिमेंट से। तो इनसे जब केमिकली फॉर्म्ड किए जाते हैं सेमीकंडक्टर, उनका भी बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, बट इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी इनहैंस्ड होती है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक के कुछ एग्जांपल्स है, कैडमियम सल्फाइड, गैलिनियम आर्सेनाइड, ये कुछ एग्जांपल्स है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के। बट वहीं पे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं इन और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के। आप सबको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क। इनऑर्गेनिक वो है जो जिनमें कार्बन्स और हाइड्रोजन्स यूज नहीं होते, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो ये तो आप केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आप समझ जाएंगे। पर मेरा बच्चा ये बताओ कि क्लासिफिकेशन समझ में आया? क्लासिफिकेशन क्या है? दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल प्योर सेमीकंडक्टर है, वहीं पे कंपाउंड जो है कॉम्बिनेशन है दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, जब हम उन्हें फॉर्म करते हैं। डन मेरा बेटा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अब आते हैं बेटा वन ऑफ द हॉट टॉपिक। दिस इज अ हॉट टॉपिक यार, ये पेपर में कई बार आ रहा है, इसको समझना है यार। यही तो है आन बान शान सेमीकंडक्टर की, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स फॉर्म क्यों हुए? अब सबसे पहले एनर्जी बैंड्स फॉर्म क्यों हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब आप सॉलिड्स के अंदर जानते हैं कि ये एटम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, एटम्स हैं। अब ये दो एटम्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। अब भाई एटम्स है तो उनका न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यस होंगे सर। इसके आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस होंगे, ऑर्बिट्स में। ठीक है। जब सॉलिड्स की बात करते हैं तो दो सॉलिड्स में एटम्स जो होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। जब वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं मेरे बच्चे, तो उस टाइम पता है क्या होता है कि जब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं तो इन दोनों के आउटर मोस्ट सेल, दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से पता है क्या होता है कि उनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, और वो जो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग की वजह से उनकी एनर्जीज डिफरेंट लेवल्स में बढ़ जाती है। इसीलिए एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं। अब कैसे? देखो, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड, एक लार्ज नंबर ऑफ एटम जब एक सॉलिड फॉर्म करते हैं तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम स्प्लिट होते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे तो उसके जो बाहरी आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करने के बाद उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और जो उसकी एनर्जी स्प्लिट होगी और वो एक बैंड्स फॉर्म करेंगे, उन्हीं बैंड्स का नाम होता है एनर्जी बैंड्स। पहले ये बताओ एनर्जी बैंड्स फील आया कि नहीं आया? एनर्जी बैंड्स में होप सो एनर्जी बैंड्स में फील आया होगा कि एनर्जी बैंड्स कैसा होता है, कैसे बनता है एनर्जी बैंड्स। अच्छा, एनर्जी बैंड्स कितने तरीके के होते हैं? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, जिस बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुल्ली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे बैलेंस बैंड होते हैं। अब देखिए, आपको एक एक करके डायग्राम वाइज भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा। वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड्स,
कैसे? ऑक्यूपाई किससे हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई रहता है। इसके अंदर कौन रहता है? इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, विच आर बाउंडेड टू अ एटम एंड डू नॉट नॉर्मली कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अभी भाई आराम से वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है। वैलेंस बैंड को जब छोड़ेगा और दूसरे बैंड में पहुंचेगा, एक बंदा है, उसका एनर्जी लेवल यहीं पर है भाई, उसको कुछ एनर्जी मिली और वो इसको छोड़कर दूसरे लेवल बैंड्स में जाएगा, दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाएगा, तभी तो वो कंडक्टिविटी का पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इसका अभी हम वेट करेंगे और इसको धीरे धीरे समझेंगे। अभी पहले हम लोगों ने एनर्जी बैंड समझा। एनर्जी बैंड समझने के बाद मैंने वैलेंस बैंड समझाया कि वैलेंस बैंड क्या है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और अभी मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। कैसे करेंगे वो बात की बात है, बट मैंने आपके पास एक डू यू नो डाला हुआ है। अभी डू यू नो क्या समझाता है? डू यू नो समझाता है, देखिएगा कुछ पार्ट्स हैं। पहली बात, लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड से के नीचे होता है। अभी डायग्राम वाइज भी समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट फ्री, इसमें फ्री नहीं होते, फ्री करवाने पड़ेंगे हमें। प्ले अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मतलब समझाने के लिए एक बेटर टर्म्स है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। यू आर इन 12th क्लास, तो आपको ये पता ही होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो होप सो आप समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मेरे बच्चों को मैंने बैंड समझा दिया, एनर्जी बैंड समझा दिया, वैलेंस बैंड समझा दिया, डायग्राम भी दिखाऊंगा। अभी इसको जस्ट स्लाइड के बाद डायग्राम ही दिखाऊंगा मैं आपको, बट उससे पहले आप समझिए कंडक्शन बैंड नाम की भी कोई चीज होती है। कंडक्शन बैंड, ये बैंड होता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं और कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से कंडक्शन बैंड में आ जाए तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे। जस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे अभी देखेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट, लाइज अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से ऊपर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर फ्री होते हैं, चार्ज मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड। इस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इस बात से डिपेंड करेगा कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी हाई होगी, कितनी हाई होगी। और कंडक्टर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। बट इन सबको समझने से पहले हमें फॉरवर्डन गैप को भी समझना पड़ेगा, जिसे हम बैंड गैप भी कहते हैं, हम इसे एनर्जी गैप भी कहते हैं, इसे हम लोग एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, फॉरवर्डन गैप। पहली बात, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को जो सेपरेट करता है वो है हमारा फॉरवर्डन गैप यानी बैंड गैप। ठीक है, अब द फॉरवर्डन एनर्जी गैप इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। क्या है सर, क्या बताना चाहते हैं आप? अभी आपको मैं बैंड्स थ्योरी के थ्रू समझाता हूं, आपको इस थ्योरी के थ्रू समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, क्या था कि हमारे पास है वैलेंस बैंड जिसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ऊपर है कंडक्शन बैंड जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो मेरा बच्चा, इन दोनों, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, पर जाने से पहले बीच में रुकावट है रे, रोका जा रहा है इसको, और इसी को कहते हैं ईजी, एनर्जी गैप, या फॉरवर्डन गैप, एनर्जी गैप कहते हैं इसे। यानी एक तरीके का रेजिस्टेंस है यार, जो यहां के इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाने से रोक रहा है। चलो आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं, ये ईजी से डिनोट होता है। इसका ये भी इलेक्ट्रिकल नेचर को, मटेरियल के इलेक्ट्रिकल नेचर को डिफाइन करता है। अगर ये ज्यादा हुआ,
अगर ये ज्यादा हुआ तो भाई वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बट आप देखो ना, कंडक्टर में लगभग लगभग 0 होता है, सेमीकंडक्टर में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और इंसुलेटर में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब याद रखिएगा, जितना स्मॉलर बैंड गैप होगा उतनी हायर कंडक्टिविटी होगी, उतनी हायर कंडक्टिविटी होगी। फील आया या नहीं आया? उतनी हाई कंडक्टिविटी होगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू अब मैं आपको इन तीनों को पैटर्न वाइज समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैंड थ्योरी किसने दिया। बैंड थ्योरी वॉल्टर हैटिलर और फिट्ज लंदन ने दिया। नाम आप देख लेना, प्रोनाउंसिएशन। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए, ये इंसुलेटर्स है, ये सेमीकंडक्टर्स है और ये कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स में आप देखोगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बीच में बिल्कुल ओवरलैपिंग जो है, पूरी ओवरलैप्ड है। ओवरलैप होने की वजह से क्या होता है कि इधर के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती इधर मूव करने में, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन इजीली होता है। और वैसे भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। बट अगर वहीं पर देखें, इंसुलेटर के बीच में ये बैंड गैप बहुत बड़ा दिख रहा है, जो कि बैंड गैप जो होता है ना, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यहीं पे आप गैप देखोगे तो ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अराउंड 1 और 1.5 1.2 ऐसे करके सेमीकंडक्टर्स में होता है। तो ये तो था बैंड डायग्राम। यहां पे देखिए वैलेंस बैंड बनाया है, पर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं गए हैं, इसका मतलब यहां नहीं गए हैं कंडक्शन बैंड में, तो भाई ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंडक्टिविटी में। बट यहां पे गए हैं तो कुछ तो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये तो पूरे ही गए हैं। तो होप सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे लेके चलता हूं। ओ माय गॉड, बैंड गैप पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं, एनर्जी बैंड्स यहीं पे नहीं, अब एनर्जी बैंड्स में सेमीकंडक्टर के साथ रिलेट करता हुआ भी पढ़ाऊंगा आपको। देखिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, आप ध्यान से समझना। यह सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी 14 ग्रुप एलिमेंट्स की बात हो रही है। इट बिलोंग्स फ्रॉम 14 ग्रुप एलिमेंट। इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, और ये 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर ये 14 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो यहां पर इसकी वैलेंसी 284 यानी 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। यस सर, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स अदर सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होते हैं, और ये अदर सिलिकॉन एटम से कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखो सारे जुड़ गए एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और ये सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये 14 ग्रुप, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, 14 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग कर, 14 ग्रुप एलिमेंट होता है, यानी 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर सिलिकॉन एटम से। एट 0 केल्विन टेम्परेचर ये बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर राइज अप होता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज अप होता है, टेम्परेचर राइज अप होने के बाद इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। ये देखो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है इंटरस्टिशियल साइट पे, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है इंटरस्टिशियल साइट पे। ये मेरी जगह है और मैं यहां बैठ गया, ये मेरी जगह है, मैं यहां बैठ गया, तो मैं फ्री हो गया। मैंने अपनी जगह को छोड़ा और यहां पर आगे फ्री हो गया। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करूंगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली इंडिकेट होते हैं। पर जहां से वो टूटा वहां पे एक होल क्रिएट हो गया, एक वैकेंट स्पेस बन गया। वैकेंट स्पेस को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव होल्स की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे बच्चे देखो, ये क्या हुआ, पहले आपने सारी चीजें देख ली, ये
प्योर सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर सिलिकॉन एटम के साथ। बिल्कुल पता चल गया। एट 0 केल्विन टेम्परेचर एक भी बॉन्ड फ्री नहीं होता और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे टेम्परेचर राइज अप होता है, टेम्परेचर राइज अप होने के बाद बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच जाता है और जहां से वो टूटा वहां पे क्या होगा, वैकेंट स्पेस बन जाता है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और इसीलिए हम होल को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। और आप देखिए ना, ऐसे और भी बॉन्ड टूटे होंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो क्या करेंगे, इस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब ये वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो इस टर्म का नाम कहलाएगा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहेंगे मेरे बच्चे। अब ऐसे ही जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा कि क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी और हाई होती जाएगी। मेरे बच्चे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट के इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंचा। इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंचने के बाद जहां से टूटा वहां वैकेंट स्पेस बना, उसको हमने होल नाम दिया और वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई इसलिए उसे पॉजिटिव कहा गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसे हमने माइनस साइन से डिनोट किया। बट बेटा और भी बॉन्ड टूटे होंगे, इलेक्ट्रॉन उस जो होल है उसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, मिल जाएंगे और वहां पर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। अब मेरे बच्चों के दिल में और दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह बैठ जाएगा। बेटा अभी समझाने के लिए ऐसा बोला गया, बट इन रियलिटी क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैं एक एटम हूं, सेमीकंडक्टर का मैं एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हूं। बॉन्ड टूट गया, मैं ऐसे करके शिफ्ट हो गया, बॉन्ड टूट गया, मैं ऐसे शिफ्ट हो गया। ये मेरी जगह यहां थी, इस जगह पे थी, देखिए मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हो गया और जब मैं ऐसे हो गया तो यहां वैकेंट स्पेस बन गया और मैंने अगले वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। ऐसे समझिए, ऐसे करके सारे के सारे बॉन्डेड है। अब इसको एनर्जी मिली, इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ये इसको एनर्जी मिली, यूं धक्का हुआ, इसने इसको डिस्टर्ब कर लिया, यहां क्या बना, एक वैकेंट स्पेस बन गया। फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया और ये आके ये दोबारा आके अपनी पोजीशन पे बैठ गया। फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, यहां वैकेंट स्पेस बना और ये दोबारा आके अपनी पोजीशन पे बैठ गया और यहां पे क्या बना, वैकेंट स्पेस। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि ये सारे हैं आपस में कंबाइंड है, ऐसे करके कंबाइंड है। अब एक बंदे को एनर्जी मिली, एक बंदे को एनर्जी मिली, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो गया और उसने अगले वाले बंदे को भी उस पोजीशन में कर दिया, उस पोजीशन में कर दिया। तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। फील नहीं ले रहा मेरे बच्चे। देख मैं दोबारा बताता हूँ, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाना। इसको एनर्जी मिली, यार ये ऐसे हो गया, इसकी पोजीशन ये थी, ऐसे हो गया। अब जब इसे एनर्जी मिल गई तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और इसे कहेंगे होल रिकॉम्बिनेशन। देखो ना, इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे गया, फिर अगले वाले को डिस्टर्ब किया, उससे अगले वाले को डिस्टर्ब किया, उससे अगले वाले को डिस्टर्ब। देखो यहाँ था, ऐसे डिस्टर्ब किया, यहाँ था, ऐसे डिस्टर्ब किया, यहाँ होल बना, अगले वाले को डिस्टर्ब करके दोबारा अपनी मीन पोजीशन को गेन कर लेगा। बट ये बात अभी आपको एनसीईआरटी वगैरह ने नहीं बोली है। तो आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि अदर इलेक्ट्रॉन रीबॉन्डेड हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन होता है, बट ऐसा नहीं है, वो अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन कर लेता है। इसी को इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये डिफरेंस है। बट अगर आप चाहें बुकिश लैंग्वेज में तो ऐसा जा सकता है। ठीक है, आप देखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, सारी बातें जो मैंने बोली एक एक लाइन करके वो सेम सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इसे एक तरीके से ध्यान से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है। अगली स्लाइड पे चलता हूं। ओ माय गॉड, एनर्जी बैंड आ गया दोबारा, और वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड्स आ गए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड समझेंगे। सर अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। यस, 14 ग्रुप एलिमेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से बॉन्डेड। वही देखो क्या हुआ एट 0 केल्विन टेम्परेचर।
एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर इसका वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड है, इसका वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। बट जैसे ही इसको एनर्जी मिले, गेन थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जैसे ही उसने थर्मल एनर्जी गेन की, जैसे ही थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी गेन की, इलेक्ट्रॉन जंप मार के पहुंच गए कंडक्शन बैंड में, और जब फ्री हो गए वो, तो क्या हुआ, जहां से वो टूटे उस जगह पे क्या बना, उस जगह पे बन गया होल। ये क्या है, ये होल है, और ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वही तो कहानी है, पर उसी कहानी को हमने बैंड के थ्रू समझाया। आपको बता रहा हूं मैं फिर दोबारा, जगह छोड़ी, ऊपर पहुंचे, फिर वो दोबारा एनर्जी, भाई साहब एनर्जी लेके अब अनस्टेबल हो जाएंगे ना। अब किसी ने कोई बॉन्ड टूटा, आप ज्यादा स्टेबल कहां हो, आप ज्यादा स्टेबल अपने घर में हो या दूसरे के घर में हो, अपने घर में है। ये बंदा टूटा, एनर्जी ली, एनर्जी जब ली तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा, जब एनर्जी रिलीज कर देगा दोबारा रीगेन कर लेगा। ये थोड़ा सा अपर लेवल है, आप इतना मत परेशान होइए। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, बॉन्ड टूटा और कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, आप ऐसा समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए जो मैंने बातें बताई सेम एज इट इज, एक एक लाइन बता देता हूं। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिट, बिल्कुल बता दिया। द कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, बिल्कुल। कहां पे, वो भी एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज फॉरवर्डन गैप, जैसा मैंने आपको बताया एनर्जी गैप कहते हैं। सिंस नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री, एक भी फ्री नहीं थे, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर आया, रूम टेम्परेचर आने के बाद, रूम टेम्परेचर आने के बाद क्या हुआ, सम इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी एंड जंप द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। When electron move to the conduction band, it leaves behind a hole in the valence band, and this create electron hole pair which responsible for electrical conduction, जो electrical conduction के अंदर रिप्रेजेंट हुआ। ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बस आपको दिखा रहा था। बट यहां पर एक फर्मी लेवल आ रहा है, फर्मी लेवल। अब ये फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल हमें समझाता है एक ऐसा लेवल कि किस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है, एक बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है। जिसके अंदर ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी वो उधर की तरफ झुक जाएगा। ये अभी फर्मी लेवल और भी बताऊंगा मैं आपको फर्मी लेवल के बारे में, पर आपको बता रहा हूं जब हम इस बैंड को देखते हैं, इस बैंड को देखते हैं, तो बैंड में एनर्जी बैंड और ये ना, अगर हमें फर्मी लेवल बनाना हुआ तो फर्मी लेवल जो होगा वो फर्मी लेवल यहां बनेगा, इस जगह पे फर्मी लेवल, ये बीच में। क्यों, क्योंकि इसे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इसलिए इसका फर्मी लेवल बीच में होगा, मिड में, कि वैलेंस है। बट ऐसा पी टाइप और एन टाइप के अंदर नहीं होगा, जो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये बताओ, यहां पे कोई डाउट कोई परेशानी तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने कंडक्टिविटी देख ली, रूम टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और दिस लीड इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आइए आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। हम अब बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद न्यू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डोपिंग। अब हम डोपिंग की बात कर रहे हैं। डोपिंग मींस व्हाट, आपने सुना होगा ना, एक प्लेयर को डोप के इल्जाम में वहां से उसे टीम से निकाल दिया गया, उसके ऊपर केस हो गया। डोप मींस व्हाट, जब हम कोई मतलब नशीला पदार्थ या कुछ ले लेते हैं, कोई एनर्जी ले लेते हैं जिससे हमारी एनर्जी पावर और बढ़ जाती है, उसे हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के बाद आपको मतलब यार एक बंदा एक पौवा पी लिया, अब पौवा पीने वाले बंदे को एक बात आओ, उसे रास्ते पे क्या हो रहा है कुछ पता चलेगा, दो चांटे भी कोई मार के कुछ नहीं हो रहा ऐसे करके, क्योंकि डोप्ड है वो, उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। अच्छा, डोपिंग करने से फायदा क्या है? डोपिंग करने से फायदा है कि जो सेमीकंडक्टर था, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। फायदा क्या हुआ? उसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती, उसकी कंडक्टिविटी को और इनहांस करने के लिए हमें डोपिंग करनी पड़ती है। तो आइए जरा डोपिंग को समझते हैं एक एक करके। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी
टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करने के मेथड से, मेथड को ही हम डोपिंग कहते हैं, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। पर्पस आपको बता चुका हूं। प्योर सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। डोपिंग इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्ज दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, होल्स देखते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी और इनहैंस हो जाती है। यही है पर्पस ऑफ डोपिंग। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। डोपेंट्स, जो वो इंसान था वो प्योर था, पर जैसे ही उसने पौआ लगाया, पौआ लगाने के बाद वो डोप हो गया। तो जो पौआ है उसे डोपेंट कहते हैं। जो उसने पिया पौआ वो डोपेंट है। अब मेरा बेटू एक बात था, डोपेंट्स इज व्हाट? डोपेंट्स आर द इंप्योरिटी ऑफ एटम एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर। किस लिए? टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बढ़ जाए। उसी को हम लोग डोपेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे। दिस इज आर डोपेंट्स। डन मेरे बच्चे। अब आते हैं हम लोग, डोपेंट्स कितने तरीके के होते हैं सर? डोपेंट होता है मेरा बेटू पेंटावेलेंट डोपेंट्स, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट डोपेंट्स होता है और ट्राइवेलेंट डोपेंट्स होता है। अब पेंटावेलेंट डोपेंट्स वो डोपेंट्स होते हैं जो 15 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए भाई एक एक करके पढ़ते हैं। ये बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब जब इनको ऐड किया जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे वो सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम का हो, तो ऐसा डोप करने के बाद क्या होगा वो तो हम जब डोप कर देंगे तो पता करेंगे। इस वाले पॉइंट को क्या होगा सुनिएगा। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को 15 ग्रुप से डोप कर देंगे, जो कि मैं आपको डोप करके दिखाऊंगा भी, मैं आपको यहां पे डोप करके दिखाऊंगा भी, एक्सटेंसिक में डोप करके दिखाऊंगा भी, यहां पे डोप करके दिखाऊंगा भी। अभी आप बस वेट करिए। देखिए, जब आप उसे डोप कर देंगे सिलिकॉन जर्मेनियम में, इसके पास तो 5 होते हैं। अगर एग्जाम्पल ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। अब यहां पे मान लीजिए फॉस्फोरस डाल दिया यहां पे, तो फॉस्फोरस में हुआ क्या कि इसके इस इलेक्ट्रॉन ने 5 होते हैं इसके पास, इससे बॉन्ड हो गया, ये इससे बॉन्डेड हो गया, ये इससे बॉन्डेड हो गया, ये इससे बॉन्डेड हो गया, बट स्टिल एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, स्टिल एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। ये है हमारा 5th इलेक्ट्रॉन। 5th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ना 5th इलेक्ट्रॉन, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब भाई साहब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। ये तो सिर्फ इनिशियली फ्री हो गया, यानी 4 तो बॉन्डेड हो गए पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसी ने उसकी कंडक्टिविटी और एनहांस कर दी, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो उसकी कंडक्टिविटी हाई हो ही जानी है। तो यही कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग एटम्स, बट 5th इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हेल्प करता है। और यही क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इसीलिए इसका नाम बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। माइनॉरिटी क्यों होगी? किसकी होगी? होल्स की। सर होल्स कहां से आ गए? होल्स कहां से आ गए? तो अभी तो मैं 15 पेंटावेलेंट बता रहा हूं यार, अभी तो मैं पेंटावेलेंट बता रहा हूं। जब मैं डोप करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि होल्स कैसे फॉर्म होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है। वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए अब ट्राइवेलेंट को भी डोप कर लेते हैं। अब ट्राइवेलेंट को डोप किया तो क्या हुआ भाई? सेम सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर है। और यहां पर हमने एल्युमिनियम ऐड कर दिया। अब जब एल्युमिनियम ऐड किया तो एल्युमिनियम ऐड करके ये एक बॉन्ड बना, 3 होते हैं ना इसके पास वैलेंस बॉन्ड, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर भाई यहां पे ये सिलिकॉन का एटम अनबॉन्डेड रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं पॉजिटिव
वहां पे यानी पॉजिटिव हुआ, इसीलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा आने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे। तो देखो बिलोंग फ्रॉम 13 ग्रुप एलिमेंट, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम और गैलिनियम की बात करते हैं, जब हम इनको प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बन जाते हैं नेबरिंग से, बट 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल रह जाता है, जिससे उसकी कंडक्टिविटी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री करना मेरा पर्पस था। और हमने चाहे सिलिकॉन का किया चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन फ्री किया, हमने फ्री कर दिया। इनिशियली इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसकी कंडक्टिविटी तो हाई होगी मेरे बेटू। डन। और इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हम बात कर रहे थे डोपेंट्स की, अब हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी अब हमने इसके अंदर डोप किया हुआ है। प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, अब मैंने यहां पे डोप कर दिया ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई हो जाए प्योर सेमीकंडक्टर से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर डोप किया। तो देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बाय एडिंग इम्प्योरिटी, डोपेंट्स ऐड करने की वजह से। और इसी की वजह से 2 अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप के अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं। और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटीज में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में होते हैं। यहां पर हम ट्राइवेलेंट डोप करते हैं और यहां पर हम लोग पेंटावेलेंट डोप करते हैं। तो अब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी आगे देखेंगे। डन मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर है? पक्का? इससे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आ गया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बार बार बोलो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। वही चीज जो मैंने आपको बताई, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, 15 ग्रुप एलिमेंट डोप किया, प्योर सेमीकंडक्टर लिया, 15 ग्रुप डोप किया। 15 ग्रुप के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 4 ने तो बॉन्ड बना दिया, 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, पर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब जब इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो उसकी कंडक्टिविटी हाई हो गई। अब अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड भी टूटेगा, और बॉन्ड टूटने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड पे जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा फिर और बॉन्ड टूटेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन उस होल की पोजीशन को रीगेन कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं मेरे बच्चे। डन, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। अब इससे कंडक्टिविटी है होती है। देखो मैंने सारी चीजें यही पढ़ाई हुई है मेरे बच्चे, एक बार आपको नोट्स से मिलवा देता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को कहते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, जब इनको ऐड किया तो ऐड करने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। अब यहां देखो 4 of 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग एटम्स व्हाइल द 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री। और वो इजीली मूव कर सकता है, जो कंट्रीब्यूट करता है कंडक्शन के अंदर। डन। और इसी में ये सारी चीजें सेम एज इट इज लिखी हुई है, तो आप चाहें तो उसको पूरा का पूरा नोट्स यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आया हुआ है, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी एनर्जी बैंड्स, मैंने एनर्जी बैंड्स भी अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इसका एनर्जी बैंड्स कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। अब इसके एनर्जी बैंड्स की तरफ चलने से पहले हम एक बात बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनना, एक एक करके चीजों समझना। कि आप मुझे बताइए, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, एन टाइप मेरा बेटू किसकी वजह से हाई होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो किधर होंगे? कंडक्शन बैंड के पास होंगे। देखो ध्यान से, ये हमारा मेरे बच्चे वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। बट यहां पे 2 चीजें नई दिख रही हैं, बैंड गैप तो पता ही है, फर्मी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, अब देखो ना, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इधर है, बट पहले से ही उनके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड के पास यहां पर बैठ जाते हैं, कंडक्शन बैंड के पास बैठ जाते हैं। इसे डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, यहां बैठ जाते हैं। और आप देखोगे फर्मी लेवल,
फर्मी लेवल, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फर्मी लेवल क्या है, मैंने देखो आपको यहां पे फर्मी लेवल भी समझाया। फर्मी लेवल क्या है कि ये बताता है कि फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जो ये समझाता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो रही, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, कौन ज्यादा होल्स रख रहा है, ये फर्मी लेवल समझाता है। मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताया था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए उसका फर्मी लेवल बीच में होता है। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाया फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है मेरा बेटू? फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है, एक कॉन्सेप्चुअल एनर्जी लेवल है जो सेमीकंडक्टर या मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करता है। ये बताता है कि कौन सा स्टेट फील्ड है और कौन सा। अब यहां देखिए फर्मी लेवल से, फर्मी लेवल किसकी तरफ चिपका हुआ है? कंडक्शन बैंड की तरफ चिपका हुआ है। वो ये बताता है कि कंडक्शन बैंड की ऑक्यूपेंसी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इसी वजह से यहां पर ये इस तरफ आता है। अरे सर दूसरी जगह कुछ और होगा क्या? यस, आप थोड़ा सा इधर आइए और फर्मी लेवल के बाद अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। क्या हुआ? एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ? एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम के जब डोप कर दिए जाते हैं पेंटावैलेंट से, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह से, तो क्या होता है? इसके अंदर 3 मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड न्यू लेवल, जिसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। अब यहां ध्यान से सुनना लाइन को। वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड with electrons, while conduction band is nearly empty, but हुआ क्या? ध्यान से सुनना। when pentavalent atom is added, it has 1 extra electron that weakly bounded, और ये क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ डोनर एनर्जी लेवल बनाएगा जो कि बिल्कुल कंडक्शन लेवल के बीच में, यहां थोड़ा सा नीचे रहेगा। इसे हल्की सी भी एनर्जी दे दो, हल्की सी भी एनर्जी, और ये जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। पहले क्या होता था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहां इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहां में होने के बाद इसे जंप मार के वहां जाने होता था। अब यहां इनिशियली कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए और ये सीधा जंप मार के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम देखेंगे यहां पे, ध्यान से रुको एक मिनट। बिकॉज द डोनर एनर्जी लेवल इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज इनफ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम द डोनर लेवल to the conduction band, and once the electron enter the conduction band it becomes free and contribute electrical conduction में participate करने लगेंगे। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? अब यहां देखिएगा, in n type semiconductor the number of free electrons is much greater than the number of holes। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होता है? होल्स होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि जो फर्मी लेवल है एन टाइप का, वो क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड है, क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड है। डन मेरे बच्चे? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहां ध्यान से सुनिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में 13 ग्रुप एलिमेंट डोप्ड हुआ है, जिससे क्या हुआ? ये तो बॉन्डेड हो गया, ये तो बॉन्डेड हो गया, ये बॉन्डेड हो गया, पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया। और हमारी मंशा क्या थी? हमारी मंशा भी तो यही थी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी को हाई करना है, और वो कंडक्टिविटी उसकी हाई हो जाएगी मेरे बच्चे। तो मेरा बेटू ध्यान से सुनेगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया? 13 ग्रुप को डोप कर दिया। 13 ग्रुप को डोप करने के बाद 13 ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 तो अदर बॉन्डेड हो गए सिलिकॉन से, बट 1 सिलिकॉन एटम अनबॉन्डेड रह गया। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ होल्स की वजह से, जो कि फ्री हो गया, और फ्री और उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। पर रीजन कौन था?
होल रीजन था, तो इसीलिए इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखो जो मैं बोल रहा हूं वही सारी चीजें यहां पे एक एक करके लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलीनियम हो गया, इन सबको ऐड करते हैं। अब सुनो, द ट्राईवैलेंट डोपेंट फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड, जैसा बता दिया। नेबरिंग एटम लीविंग 1 वैकेंट पोजीशन, और उस वैकेंट पोजीशन को ही हम होल कहते हैं, वहां पे एक वैकेंट स्पेस रह जाता है वैलेंस। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी किसकी हुई, होल्स की, वाइल द माइनॉरिटी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल इस बार कहां होगा, फर्मी लेवल इस बार वैलेंस बैंड की तरफ होगा, फर्मी लेवल इस बार वैलेंस बैंड, क्योंकि वो देखो ना इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी सब जा रहा है। तो देखो फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। कंडक्टिविटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज देयरफॉर मेनली ड्यू टू द होल्स, होल्स की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, इसीलिए उसको होल को रिस्पॉन्सिबल बोला गया, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया। डन मेरे बच्चे। अब आपको दिखाता हूं मैं, देखो ये रहा एनर्जी बैंड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड इन अ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखो कैसे देखने को मिलता है, वही चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, फर्मी लेवल का झुकाव किधर की तरफ है, वैलेंस बैंड की तरफ, कंडक्शन बैंड से दूर है। तो यहां देखेंगे द एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, देखो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम, किससे डोप होता है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से डोप होता है। आप देखो वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, while conduction band is nearly empty when trivalent impurity is added, जब उसमें ऐड करते हैं, it only 3 valence electron make a covalent bond। देखो ना, if only 3 valence electrons, so it cannot form 4 covalent bond, as a result it create a acceptor energy level, acceptor energy level बनाएगा, इसे हम acceptor energy level कहते हैं, ये acceptor energy level है, और वहां पे उसे हम donor energy level कहते थे, donor energy level, और ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। एक्सेप्टर क्यों, ड्यू टू द होल्स, ड्यू टू द होल्स एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स कहलाता है। और ये क्या होता है, स्लाइटली अबव द बैलेंस बैंड। आगे देखो, इसमें आगे की कहानी देखो, अब ध्यान से सुनना। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कैन इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, आराम से वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी दोगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड, और जब वो वैलेंस बैंड से मूव हो गए तो वो फ्री हो गए, और वो फ्री हो गए तो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। यही सारी चीजें लिखिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सारी चीजें सेम ही लग रही। फर्मी लेवल कहां होता है, क्लोजर टू वैलेंस बैंड। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें। पी टाइप सेमीकंडक्टर वगैरह खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चंस का नंबर आ गया मेरे बच्चे, कुछ क्वेश्चंस का नंबर आया, चलो देखते हैं। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, अगर थोड़ा सा एल्युमिनियम ऐड कर दूं सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, एल्युमिनियम 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर दूं तो क्या होगा, आगे लेके चलता हूं। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन बोल रहा हूं यार, हॉट क्वेश्चन ऑफ 2026, हॉट क्वेश्चन ऑफ 2006। अभी मैंने इसको पढ़ा दिया है। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर, कब, 0 केल्विन पे बनाओ, और उसमें दिखाओ एनर्जी, मतलब डोनर लेवल कहां बनेगा, एक्सेप्टर लेवल कहां बनेगा। ये सारी चीजें पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना के दिखाओ। ये सब चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, देखो मैंने पी टाइप के अंदर, और ये आपको एन टाइप के अंदर सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। बट यही वाला आंसर लिखना है मेरे बच्चे, यही वाला आंसर लिखना है। डन मेरे बच्चे। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, राइट एनी 2 डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सीबीएसई 14 और 16 में आया हुआ है मेरे बेटे,
16 में आया हुआ है मेरे बेटू और 14 में। देखो इस क्वेश्चन में अब दिक्कत है, मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आपको बता दिया है। देखो ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम्स के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया है। ठीक है, बस ये वाला आंसर लिखना है मेरे बच्चे। डन, क्लियर है? ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन पे थे, होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। डन, चलो आते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन आया। अ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सेम लैटिक स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, however कार्बन इज अ इंसुलेटर वेयर सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। अब आप देखिए ना, कार्बन के पास भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कार्बन एक इंसुलेटर है और सिलिकॉन वहीं पर सेमीकंडक्टर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे बच्चे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये 2 और 4 बनता है, ये पहली बात सेकेंड ऑर्बिट में आता है। ठीक है, वहीं पे सिलिकॉन की बात अगर करें तो 2, 8, 4, इसकी भी वैलेंसी 4 हुई, बट ये थर्ड ऑर्बिट में आता है। ये सेकेंड ऑर्बिट में आने के साथ साथ ये एनर्जी गैप जो होता है इसका, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, ये इतना टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली हेल्ड होता है, जिससे कि इसका एनर्जी गैप बढ़ जाता है इन दोनों के बीच में, और एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। वहीं पर इसका एनर्जी गैप कम होता है, इसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। इस वजह से ये कंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और यहां पर ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आइए जरा इसके आंसर्स देखते हैं। इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नो। In case of carbon, the conduction band is partially filled, no. The 4 bonding electrons in the case of carbon lie in the second orbit, बिल्कुल second orbit में, where in the case of silicon they have lie in the third orbit, बिल्कुल। और आगे पढ़ लेते हैं। The 4 bonding electrons in the case of carbon lie in, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये देखो, ये इसके ऑर्बिट्स की वजह से ऐसा होता है, यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चे, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। डन, आगे देखते हैं। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू अ जर्मेनियम क्रिस्टल, अब एंटीमनी आया, अब आप बताओ कमेंट करके एंटीमनी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एंटीमनी बिलोंग करता है मेरे बच्चे 15 ग्रुप एलिमेंट से, और 15 ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में आंसर नंबर 6 लिखें और इसको कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। डन, चलो सारे क्वेश्चन मेरे से मत करवाओ, आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे, और व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन? पी एन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना यार, मजा आने वाला है, मेरी कहानी को ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अब आपको पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन बताता हूं। देखो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन क्या होता है। एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया जाता है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना और चाहो तो नोट लिख लेना। एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया जाता है, आधे पोर्शन को 13 ग्रुप से डोप किया जाता है और आधे को 15 ग्रुप से डोप किया जाता है। जब आधे को 13 ग्रुप से डोप और आधे को 15 ग्रुप से डोप किया जाता है तो 13 ग्रुप डोप होने की वजह से वहां पर होल्स की संख्या ज्यादा होती है, और होल्स ट्रीटेड एज व्हाट? होल्स ट्रीटेड एज पॉजिटिव। होल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इधर होल्स ज्यादा होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, आधे पोर्शन को 15 ग्रुप से, आधे पोर्शन को 13 ग्रुप से। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को फेविकोल से जोड़ दिया ना, फिजिकली नहीं जोड़ते। हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को दो हाफ पार्ट में, एक को 13 ग्रुप से डोप किया, एक को 15 ग्रुप से डोप किया। 13 ग्रुप डोप होने की वजह से यहां होल्स ज्यादा हो गए और यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अब यहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई। इधर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, होल्स की कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होने की वजह से इसकी जो मूवमेंट होने लगी वो इधर इस साइड होने लगी, और इसकी मूवमेंट होने लगी इस साइड। ये इस साइड मूव करने लगे। एक जंक्शन बना देता हूं, एक जंक्शन बनाता हूं। अब मान लो ये हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ये आधा पोर्शन है, ये जंक्शन है। अब यहां जब ये जंक्शन है तो होगा क्या, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू, यहां बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं और इधर बहुत सारी गर्ल्स बैठी क्लासरूम में, और इसे दोनों को सेपरेट किया गया है। इस लाइन का नाम जंक्शन रखा गया।
दिस इज कॉल्ड जंक्शन, जो सेपरेट करता है। अब क्या होगा, यहां पर इस जगह पे जो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, एट नियर टू द जंक्शन, इन दोनों में दोस्ती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और ये दोनों डिप्लेट हो जाएंगे। ये कहेगा कि मुझे भी दोस्ती करनी है इससे, ये कहेगा मुझे भी दोस्ती करनी है इससे, पर ये दोनों डिप्लेट हो गए, डिप्लेट होकर डिफ्यूज हो गए। ये कहता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये इसे डिफ्यूज होना रोक देगा। धीरे धीरे दोबारा बताता हूं, एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लो, आधे को 13 ग्रुप से डोप कर दो, आधे को 15 ग्रुप से डोप कर दो, जो लाइन सेपरेट कर रहा है इन दोनों को उसे जंक्शन कहते हैं। अब 13 ग्रुप में कंसंट्रेशन ऑफ होल ज्यादा है, उधर 15 ग्रुप में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब होल ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे और नियर टू द जंक्शन ये डिफ्यूज्ड हो जाएंगे और एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म करेंगे। और डिप्लेशन रीजन फॉर्म करने के बाद यहां पर एक बैरियर की तरह काम करेगा ये, और ये इधर सेपरेट हो जाएगा, इधर सेपरेट हो जाएगा और डिफ्यूजन बंद हो जाएगा जब ये एक बैरियर की तरह काम करेगा। और बन गया आपका पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। और जो कहानी मैंने बोली वही सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। अब आइए जरा एक एक करके दिखाता हूं फॉर्मेशन। देखिए, when p-type region reach in holes is joined with the n-type region, मतलब हाफ प्योर सेमीकंडक्टर को लिया और हमने आधे को 13 ग्रुप आधे ग्रुप बना दिया 15 ग्रुप से। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द n-type region स्टार्ट मूविंग, यानी डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे टुवर्ड्स p, और p क्या होंगे, टुवर्ड्स n मूव करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन, दे रिकम्बाइंड with each other. Due to this recombination, a region near to the junction, free mobile charge carriers हो जाएंगे, वहां पे डिफ्यूज हो जाएंगे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे। अब डिफ्यूजन होने के बाद आगे फर्दर मूवमेंट बंद हो जाएगी और बनेगा डिप्लेशन रीजन। डेफिनेशन आती है। अब डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशन क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। A region around the junction that no free electrons or hole is called depletion region, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल नहीं है, ये डिफ्यूज्ड हो चुके हैं, उसी रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो ये क्या होगा, एन साइड में पॉजिटिव डोनर आयंस आ जाएंगे, एन साइड में पॉजिटिव डोनर्स आयन आ जाएंगे। अब एन देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और इस साइड क्या होंगे, पॉजिटिव डोनर साइड्स आ जाएंगे, और सेम उधर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर आयन आ जाएंगे। अब इसी से एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। द इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस अ पोटेंशियल, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो ना, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो एक बैरियर की तरफ मूव करेगा, जिससे कि चार्ज आगे मूव ना कर पाए। बैरियर विच अपोज द फर्दर मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। यार एक तरीके का ये पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर जब फॉर्म हुआ तो उसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पढ़े तो वो पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा। और पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, वो फर्दर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बंद कर देता है एज अ बैरियर। उसी बैरियर का नाम हमने पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। ध्यान से सुनना, आगे देखो, इसका सिंबल होता है पी एन डायोड का। ये सिलिकॉन है, पी टाइप है और एन टाइप है। इसको हम जो ऊंचा वाला पोर्शन है इसे पी कहते हैं, इसको हम एन कहते हैं, कि पी है और ये एन है। तो इसका सिंबल याद रखना, क्योंकि अब हम सिंबल यूज करने वाले हैं। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, बाइसिंग इन सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं बाइसिंग इन सेमीकंडक्टर। बाइसिंग का मतलब क्या आता है कि हमने सेमीकंडक्टर यानी पी एन डायोड को कैसे कनेक्ट कर रखा है, यानी द वे ऑफ कनेक्शन, कि हम उसे पोटेंशियल के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा मेरे बच्चे, एग्जाम्पल, मेरे पास एक पी एन डायोड है। अब ये पी एन डायोड को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी के साथ, इस मेथड को ही हम लोग कहते हैं बाइसिंग। अब बाइसिंग में देखो क्या होगा, बाइसिंग मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर। अब इससे क्या ही होने वाला है, अगर बाइसिंग कर ही दें, बाइसिंग करने के पीछे पर्पस क्या है, अभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। पर्पस ऑफ बाइसिंग है, जो मेरे को सबसे मेन लगता है, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को बिहेव करता है। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है। अब सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को अगर आप इधर से वोल्टेज दो
चाहे इधर से वोल्टेज दो तो भी करंट पास करेगा, इधर से दोगे वोल्टेज तो भी करंट पास करेगा, दोनों ही डायरेक्शन में करेगा। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसको बैटरी कैसे लगा रखी है। एक वक्त ये कंडक्ट भी करेगा, अगर एक बार दूसरी बैटरी चेंज कर दी तो कंडक्ट भी नहीं करेगा। तो ये दोनों ही चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कनेक्ट कैसे किया है। तो आइए कैसे ये फंक्शन करता है उसको एक एक करके चीजें समझाता हूं। और दूसरी चीज है, ये करंट फ्लो करवाता है, प्रिवेंट करता है करंट फ्लो को, मतलब ऑफ कंडीशन में प्रिवेंट भी करता है सर्किट्स को। अब कैसे करता है चलो आगे तक दिखाता हूं। देखो, बाइसिंग होती है दो तरीके की, पहली होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि हम पी एन डायोड को यानी पी सेमी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से, और वहीं पर एन टाइप को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। सिंपल याद रखो, पी पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन नेगेटिव से कनेक्ट करो। अच्छा सर कर ही दिया तो क्या हो गया, बहुत फायदा हुआ। अब देखो, अगर यहां पर बैटरी का पॉजिटिव इस साइड कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव इस साइड कनेक्ट है, पी साइड में पॉजिटिव होल्स होते हैं, नेगेटिव एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये होल सारे के सारे रिपेल करने लगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर है, ये भी पॉजिटिव नेचर है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स यहां रिपेल करने लगे। अब ये पॉजिटिव इधर रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव इधर रिपेल कर रहे हैं, तो ये इधर भगा रहा है, ये से इधर भगा रहा है। तो भगाने की वजह से होल्स इस साइड मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे, और हमारा जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, उसे कम कर देंगे, या कहें डिप्लेशन लेयर के साइज को डिक्रीज कर देगा। अब जब डिप्लेशन लेयर के साइज को डिक्रीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट पास होने लगता है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। बेटा होल्स इधर धक्का मार रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर धक्का मार रहा है मेरा बच्चा, तो डिप्लेशन लेयर का साइज कम हो जाएगा, और डिप्लेशन लेयर का साइज कम हो जाएगा मेरे बच्चे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल की रिकॉम्बिनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिलने लगता है। अब आप यहां देखोगे तो सारे पॉइंट्स एक एक लाइन से लिखे हुए हैं। क्या, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर का साइज थिनर हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, और यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिलता है। वहीं पर अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, तो रिवर्स बाइसिंग में पी को अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और एन को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तो आपको मिलेगी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होगा मेरा बेटा, ध्यान से सुन, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, इधर होल्स हैं, ये सारे इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से क्या होगा, होल्स इधर खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे जाएंगे, डिप्लेशन लेयर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी घट जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग रिवर्स बाइसिंग, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होगा। बहुत 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 करंट पास भी हो तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट क्यों पास होगा? वैसे रिवर्स बाइसिंग में आप ऐसा मान के चलिए करंट पास होता ही नहीं है, पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिवर्स बाइसिंग में करंट क्यों पास हुआ, रिवर्स बाइसिंग में करंट पास होने के पीछे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर रिवर्स बाइसिंग में करंट आ रहा है तो वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। अब माइनॉरिटी चार्ज मतलब इस पी साइड में ऐसा नहीं कि सारे होल्स होंगे, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि एन साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर कुछ होल्स भी होंगे। तो आप देखो ना, इधर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल, इधर के होल्स, देखो ऐसा नहीं है कि होल्स ही होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे इस साइड, इधर के होल्स पॉजिटिव से रिपेल करेंगे इस साइड। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हल्का फुल्का छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है। बट अभी आप रिवर्स बाइसिंग में मान के चलना कि नहीं होता, क्योंकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो यही सारी चीजें लिखी हुई है कि पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन होल की टेंडेंसी, रिकॉम्बिनेशन टेंडेंसी घट जाएगी, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होगा। अब आगे देखो, इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ग्राफ देखोगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग के ग्राफ में आप देखो धीरे से यहां पे ग्राफ धीरे 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 बढ़ता जा रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में आप देखो, ये देखो 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 ये बिल्कुल 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 यहां पर हमारे पास जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है, और यहां पे जो मिलता है वो माइक्रो एम्पियर में मिलता है। बहुत छोटा करंट माइक्रो में, और यहां पे मिली एम्पियर में करंट्स मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट करंट है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा।
चलिए, ये तो ग्राफ हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। वाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे बच्चे, और ये हैं सेमीकंडक्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या मानना है कि अगर मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो करंट पास होगा, यानी ये P है और ये N है। अगर पॉजिटिव P से कनेक्टेड है और नेगेटिव N से कनेक्टेड तो फॉरवर्ड बाइस है और करंट पास होगा। और अगर P हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है और N हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो करंट पास नहीं होगा। तो आइए जरा देखते हैं। हमारे पास 3 आइडियल डायोड्स है, कनेक्टेड कर रखे हम लोगों ने। यहां पर एक डायोड लगा रखा है हमने, ये वाला डायोड, एक डायोड ये लगाया हुआ है और एक ये डायोड लगाया हुआ है। और उसके बाद कहता है करंट सप्लाई टू द बैटरी। अब बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है तो हमें क्या जानना है, करंट निकालना है, करंट निकालना है। तो सुनो, हमारे पास पोटेंशियल कितना गिवन है, 40 वोल्ट गिवन है। चलो भाई देख लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ओ माय गॉड, आप मुझे जरा कमेंट करके बताओ ये वाली बात समझ में आई? ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा रिवर्स? ये डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि इसका पी साइड पॉजिटिव की तरफ से कनेक्टेड है, तो भाई यहां से करंट पास होगा। चलो भाई, करंट पास हुआ। अब वो यहां पहुंचा, उसे इधर भी जाना था, उसे इधर भी जाना था। जैसे ही वो करंट इधर आया पॉजिटिव साइड से, जैसे ही पॉजिटिव साइड से करंट आया तो ये कौन है, एन है। इधर कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। एन बैठा हुआ है तो ये सर्किट में करंट पास होने नहीं देगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है सर्किट में, यानी सर्किट में ये आउट हो गया। यानी इसका सिंपल सर्किट कौन सा बना, इसका सिंपल सर्किट बना ऐसा, ये इसका सिंपल सर्किट बना। अब देखो ना, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, तो हटाइए सारे डायोड्स वगैरह, डायोड्स हटाइए, और ये हमारा ऐसे करके एक सिंपल सर्किट बन के आ गया। देखो 40 वोल्ट और ये 20 ओम। अब आपको डायोड की क्या जरूरत है यार, ये तो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो करंट पास हो रहा होगा, तो इस डायोड को हटा दीजिए। अब ये सर्किट आपके पास है। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या V है? यस है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। V कितना है 40, I चाहिए, R कितना है 20, तो I की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन में 20, आंसर इज 2 एम्पियर। डन मेरा बेटू, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाओ, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे बच्चे। क्या हुआ, हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी है, दिख रहा होगा होप सो, 30 वोल्ट की बैटरी है, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम और 10 किलो ओम, और यहां पे डायोड लगा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, यहां से करंट जाएगा। अब हमें पोटेंशियल बताना है ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल होगा। जस्ट वेट, ध्यान से दो, ध्यान से सुनना। यहां से करंट जा रहा है, यस करंट जा रहा है। अब यहां पे जाएगा, यहां से जाने के बाद ये देखो ना, पॉजिटिव से करंट आ रहा है ये, और ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया यार, पॉजिटिव से करंट आ रहा है, ये कौन हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब ये जब फॉरवर्ड बायस हो गया मेरे बच्चे, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या हुआ, यहां से करंट पास होगा, यानी ये सर्किट में ये वाला भी रेजिस्टेंस एक्टिव है, ये वाला रेजिस्टेंस भी एक्टिव है, और ये वाला रेजिस्टेंस एक्टिव है, इसकी तरह कैंसिल नहीं हुआ। अब यहां देखो ध्यान से क्या होता है, इस जगह पे क्या होगा, ध्यान से सुनो। इस सर्किट को आप सिंपल सर्किट बनाओ पहले, ये देखो। अब इसको सर्किट को सिंपल बना लो, ये आपका ये हो गया 10, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये हो गया 10, और ये हो गया 10, ऐसे बन गया। सिंपल सर्किट बनाओ, अभी से हटाओ। ये हो गया 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, और ये भी हो गया 10 किलो ओम, और ये भी हो गया 10 किलो ओम। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमें ये 30 वोल्ट गिवन है। अब यहां से करंट पास करते हैं, ठीक है, करंट पास हुआ, सर्किट में यहां पे भी गया और यहां पे भी गया। पोटेंशियल ए और बी के बीच में बताना है, चलो बता देंगे अभी, वेट, ध्यान से सुनो। अब पहले आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल। अगर मैं इसका नाम R1 रख दूं, इसका नाम R2 रख दूं, इसका नाम R3 रख दूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा, R1 एंड R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो सॉल्व करते हैं इसे, R1, 2 और 3 को निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है R2 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी 10 इंटू 10/10+10, तो कितना आंसर है 100/20, तो ये आ गया 5 किलो ओम। तो इस पूरे का आंसर कितना आया 5 किलो ओम। अगर इस पूरे का आंसर 5 किलो ओम आया तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। चलो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये देखो ऐसे, ओ माय गॉड, अब ये देखो ऐसे, ये 5 और ये 10, ये पूरा आंसर मिलके 5 बन गया। तो मैंने अब एक रेजिस्टेंस बना लिया, ये 10 किलो ओम का और ये 5 किलो ओम का। अब ये दोनों के दोनों सर्किट सीरीज में है। अब ये जब दोनों के दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये इसका नाम तो R1 था, इसका नाम R23 था। तो R1 और R23 क्या हो जाएंगे हमारे, ये बताओ जरा फटाफट। R1 और R2 सीरीज में है तो ये दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 15 ओम। R123 का जो आंसर आया 15 किलो ओम आया। यानी इस टोटल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 15 किलो ओम का आ गया। मेरे पास 30 वोल्ट का क्या दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, और ये 15 किलो ओम है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो। V इक्वल टू आई आर, करंट निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर, V कितना है 30, I 15 इंटू 10⁻³ किलो को चेंज कर लिया हमने। तो ये देखिए I इक्वल टू 30/15 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा ना मेरे बच्चे, ये कितना हो गया 2, तो I की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻³ सॉरी एम्पियर। यानी हम इसे कह सकते हैं I जो आया हमारे पास 2 मिली एम्पियर आया, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। चलो ठीक है, हमें तो वोल्टेज बतानी थी। अब हमारे पास जब सर्किट में करंट आ गया, अब देखो ना I इक्वल टू 2 आ गया, तो अब यहां से एक काम करो, इस सर्किट से कितना करंट जा रहा था, टोटल करंट 2 इंटू 10⁻, यानी छोड़ो 10⁻, इसे लिखता हूं 2 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, यहां पे भी पहुंचा। अब ये दोनों के दोनों 10-10 के हैं, तो क्या होगा, बराबर डिवाइड होगा, यानी 1 मिली एम्पियर इधर भी जाएगा और 1 मिली एम्पियर इधर भी जाएगा। अगर करंट डिवाइड होगा तो इसे भी 1 मिली एम्पियर मिलेगा, इसे भी 1 मिली एम्पियर मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, अदरवाइज किरचॉफ्स लगाना पड़ता। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है, आप इन दोनों को V इक्वल टू आई आर होता है, I कितना है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू ये कितना है 10 इंटू 10⁻³ ओम, तो 10⁻³ से ये कट गया, यानी आंसर आ गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे, समझ में आया। चलो आगे देखो, अब ये डायग्राम देखो, यहां पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है, क्वेश्चन आता है इस पे। अब देखो यहां पे एक ट्रिक है, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 7 है। बड़े वाले की बात मानो, न्यूमेरिकली बड़े वाले की बात मानो। सुनो, ये P साइड और ये N साइड, तो P साइड कौन है, बड़ा वाला 7 है और ये छोटा है। P साइड कौन है, बड़ा वाला 7, तो इसकी बात मानो, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। मेरा बेटू आप एक चीज देखो, 7 बड़ा है, पॉजिटिव में P से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। आओ जरा इधर देखते हैं इसको, थर्ड नंबर वाले को, -10 और ये 0 है, ये 0 वोल्ट है, अर्थिंग 0 वोल्ट, -10 0, -10 0, -10 अच्छा अगर ना समझ में आए तो आप न्यूमेरिकली बड़ा मानो। चलो न्यूमेरिकली बड़ा मानो, न्यूमेरिकली 10 और 0, 10 और 0, -10 और 0। देखो मेरे बच्चे, आप मुझे बस इतना समझा दो कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये माइनस का 10 है और ये कौन है, 0 है, पॉजिटिव का 0 है। तो मेरे बच्चे ये N साइड है और ये कौन सी साइड है, P साइड। दोनों में से बड़ा पोटेंशियल बताओ कौन है, -10 और 0 में से बड़ा कौन है, बेटा 0 बड़ा है। तो हायर पोटेंशियल किस साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड कनेक्टेड है। हायर पोटेंशियल किस साइड कनेक्टेड है, N साइड कनेक्टेड है। तो हायर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को, और लोअर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, नेगेटिव वाले को। तो आप समझो ना यार, यहां पर कौन सी बाइसिंग हो गई, रिवर्स बाइसिंग हो गई, क्योंकि हायर पोटेंशियल किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ। और वैसे भी देखो -10 किसके साथ कनेक्टेड है,
पॉजिटिव के साथ, तो यहां से भी हमें आंसर मिला कि ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। इससे देखो -5 -12, -5 और -12, -5 और -12, दोनों में से बड़ा कौन? यस, -12 और माइनस में से -5 बड़ा। तो हायर पोटेंशियल किस साइड कनेक्टेड है? पी साइड कनेक्टेड है, तो कौन सी बाइसिंग होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। इसका आंसर कमेंट करो। चलो ये 0 है, पहले बता दे रहा हूं, ये 0 है। इसको आंसर कमेंट करके बताओ कि सेकंड का आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा फटाफट। ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में हो गया। ओके नाउ आगे देखो मेरे बच्चे, द बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन, बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन, पीएन जंक्शन डायोड किस पे डिपेंड करता है? बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है, या अमाउंट ऑफ डोपिंग, या टेम्परेचर? अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल यानी डिप्लेशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो पीएन डायोड बनाया, सिलिकॉन का बनाया, जर्मेनियम का बनाया, तो किसका बनाया? जर्मेनियम का बनाएंगे तो और कम होता है बैरियर। अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, कितनी डोपिंग कर रहे हैं आप, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये तीनों पे ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। यार बच्चों से क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके बताओ फटाफट, इस पे टाइम मत लगाओ, कमेंट करो। ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ओके, इन द फॉलोइंग डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। चलो इस पे बताओ कि कौन सा फॉरवर्ड बायस वाला क्वेश्चन है। आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के मैं, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको मैं। रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड इज, रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन, जब रिवर्स बाइसिंग होगी पीएन जंक्शन डायोड की तो क्या होगा? क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, अनबायस्ड मतलब हमने जब उसको मतलब बाइसिंग नहीं की, उसे हमने पोटेंशियल से अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा यहां पर? इफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ द अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, तो क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली होल्स होंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होंगे, फिक्स आयन, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं उसके अंदर। अनबायस्ड के अंदर जब हमने पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन बताया, तो द डिप्लेशन रीजन ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन, उसके अंदर क्या होंगे? होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि वो डिफ्यूज हो चुके होते हैं। ओके, इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्टली डिस्प्लेड फ्लो? यार मुझे इसका आंसर तो चाहिए यार, कौन सा इसमें फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग दिखा रहा है पीएन जंक्शन डायोड का? अब आता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कनेक्टेड। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका होमवर्क कमेंट बताओ यार, कमेंट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर मेरे बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे वाले करंट को वो डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। चलो भाई अब देखो, रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अब यहां पर इसे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में, रेडियोज में, चार्जर्स वगैरह में, एक्सेट्रा में। ये दो तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बच्चा आओ जरा देखें हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। बस आपको याद रखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होता है। अगर P पॉजिटिव से कनेक्ट है, N नेगेटिव से कनेक्ट है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी और करंट पास होगा, आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। बट अगर यहीं पे डायोड के अंदर P और N है, P नेगेटिव से कनेक्टेड है, N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो करंट पास नहीं होगा। बस इतना याद रखना है। अब यहां पे सर्किट समझो, देखो ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है और यहां पे ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है, ये सेकेंडरी कॉइल है, डायोड D लगा हुआ है। अब क्या होगा ध्यान से सुनना। ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नामकरण कर देता हूं, इसका नाम A रख देता हूं, इसका नाम B,
इसका नाम सी और इसका नाम डी। ध्यान से सुनना, ये डायोड है, इसे डायोड कर दो पूरा। अब ध्यान से सुनना, ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ऑल्टरनेटिंग का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मान लो सी के अंदर पॉजिटिव और डी में नेगेटिव साइन आ गया, सी पे पॉजिटिव साइन और डी पे नेगेटिव, यानी सी पर हायर पोटेंशियल, डी पे नेगेटिव ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सोलोनाइड है, एक साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अगर मुझे मेरी तरफ से क्लॉक है तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉक है। अगर इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव बन रहा है तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। अगर सी पॉजिटिव बन गया तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या करंट मिलेगा? आंसर है हाँ, करंट मिलेगा। मेरे बच्चे, ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल C will be positive, D will be negative, diode is a forward bias, we will get the current. But on a negative half cycle, on a negative half cycle क्या होगा? अब नेगेटिव हाफ साइकिल पे C नेगेटिव और D हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा? डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और डायोड रिवर्स बायस होगा तो यहां पे करंट जीरो हो जाएगा, और वहीं पे फिर पॉजिटिव साइकिल पे फॉरवर्ड बायस होगा, करंट मिलेगा। और इस तरीके से एक साइकिल पे करंट मिलता है, एक साइकिल पे करंट नहीं मिलता, एक साइकिल पे मिलता है, एक साइकिल पे नहीं मिलता, और बन जाता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। होप सो क्लियर होगा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो अब मैं आपको बताता हूं फुल वेव रेक्टिफायर। सेम टॉपिक है, फुल वेव रेक्टिफायर। थोड़ा ध्यान से समझना क्या हुआ। मैं इस फिर पॉइंट का नाम ए, सुनो, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अगेन यहां पे दो डायोड होते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। ये D1 है और ये D2 है। अब देखो पॉजिटिव साइकिल पे, ऑन पॉजिटिव साइकिल, ऑन पॉजिटिव साइकिल D विल, मतलब ऑन पॉजिटिव साइकिल लेट C विल बी पॉजिटिव एंड D विल बी नेगेटिव। जैसे आपने पीछे कंसीडर किया, ऑन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल C पॉजिटिव D नेगेटिव, C पॉजिटिव D नेगेटिव। अगर C पॉजिटिव हुआ तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हुआ, यानी करंट हमें लोड रेजिस्टेंस को कौन देगा? ये वाला डायोड, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये करंट पास नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर आप एक सिंपल से टर्म्स में देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 रिवर्स बायस हो गया, यानी हमें करंट मिला, पर किसकी वजह से मिला? D1 की वजह से मिला। अगर वहीं पे नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? C हमारा नेगेटिव, D हमारा पॉजिटिव होगा, C नेगेटिव और D पॉजिटिव होगा। अब C नेगेटिव होने से डायोड D1 हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड D2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस होगा। अब हमें D2 करंट देगा, अगेन D1 करंट देगा। इस तरीके से बनता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, यानी ये दोनों ही साइकिल्स में करंट प्रोड्यूस करवाता है। दोनों ही साइकिल्स में क्या करेगा? करंट प्रोड्यूस करता है मेरे बच्चे, इसीलिए कहते हैं इसे फुल वेव रेक्टिफायर। और इस तरीके से हमारा चैप्टर हुआ वाइंड अप। होप्स आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।